तो हेलो प्यारे दोस्तों, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो आज हम फर्दर प्रोसीड करने वाले हैं बाबू कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट हमने कल बताया था आपको कि जो हमारा बेसिक टर्म होता है ना, वैद्युत धारा क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे कि वैद्युत धारा के फ्लो में क्या क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है ना, क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं जब किसी एक वायर में हमारा क्या करता है, वैद्युत धारा बनती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर की क्या घटना होती है, आज उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीखने के लिए पूरा देखिए, मस्त एकदम आपको समझ में आएगा। पूरा वीडियो आप वॉच करें, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है ना। तो चलिए बात करते हैं मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर, है ना। क्या क्या बात करेंगे हम इसमें। पहला बात हमारा क्या है, क्या होता है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। क्या होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, क्या होता है हमारा फ्री पाथ, है ना। इन सब के बारे में आज आपको जानने का मौका मिलेगा एकदम विधिवत मस्त से, है ना। तो चलिए बात करते हैं पहले कि आखिर किसी कंडक्टर में हमारा जो करंट का फ्लो है वो कैसे हैपन होता है, कैसे ये फिनोमेना होता है, ठीक है ना। तो देखिए पहली बात तो ये बात मेरी ध्यान सुनिए आप कि जो हमारा कंडक्टर होता है, कंडक्टर मतलब मेटल्स, नॉर्मली हमारी मेटल्स क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर हमारे वो पदार्थ होते हैं जिनमें हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, बहुत अधिक होती है। क्या होती है, बहुत अधिक। अगर मैं मेटल्स की बात करूं तो नॉर्मली जो मेटल होता है हमारा, मेटल के 1 मीटर क्यूब में, है ना, मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर हम क्यूब लें मेटल का, तो उसमें लगभग हमारा क्या होता है, जैसे क्यूब का मतलब आप जानते होंगे, है ना, ये घन ऐसा शेप का, है ना, जैसे हमारे घर में बक्सा होता है उसे हम लोग क्यूब बोलते हैं। इसमें लगभग होता है 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इतने हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब आप समझ सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन मेटल्स, हैं। तो मेटल में हमारा क्या होता है, बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब वो होता है, जैसे आपको पता है कि दुनिया में हर एक हमारा जो भी पदार्थ आप देखते हैं, जो भी वस्तुएं देखते हैं, वो हमारा क्या छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना होता है। और एटम को हम जब अंदर घुस के देखें तो एटम में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में हमारा होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उसके चारों तरफ जो ऑर्बिट करता है वो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, नाभिक से क्या है, बंधा रहता है और उसके चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। जिस प्रकार से है सूरज का चक्कर हमारी धरती लगाती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, उसी प्रकार से हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के चारों तरफ क्या करता है, रोटेट करता रहता है, चक्कर लगाता है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसको हमने पहले चैप्टर में बताया था, कूलम्ब्स लॉ में बताया था, ठीक है ना। अब बात ये आती है, देखिए जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना ऑर्बिट, जैसे कि वो नाभिक के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहे थे, वो क्या करते हैं, चक्कर लगाना छोड़ देते हैं, अपना ऑर्बिट से एस्केप कर जाते हैं, मतलब एकदम फ्री हो जाते हैं। मींस एकदम आवारा, है ना, कि वो उनका कोई लेना देना नहीं, अपना घर बार छोड़ के एकदम मस्त पूरा, जैसे मान लीजिए एक हमारा क्या है, एक रॉड है, मान लीजिए मेटल की रॉड है, तो इसमें अपना एटम छोड़ के पूरा रॉड में क्या कर सकता है, जहां चाहे वाइब्रेट कर सकता है, घूम सकता है, मस्त एकदम टहल घूम सकता है, ठीक है ना। अब सवाल ये आता है, क्या कभी कभी मन में ऐसे आ सकता है स्टूडेंट लेवल पे कि सर अगर आवारा हैं, फ्री हैं, तो क्या इस कंडक्टर को छोड़ के हवा में भी वो लोग आ सकते हैं। तो नहीं आ सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बंदा बहुत बदमाशी कर रहा है, कोई बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा है, लिख नहीं रहा है और हमेशा आवारागर्दी करता रहता है, घूमता है, और उसके घर वाले क्या करते हैं, एक दिन तंग आके उसके अपने घर से निकाल देते हैं। अच्छा, घर से जब निकाल देंगे तो वो उसको कुछ दिन तो ऐसा लगेगा, हाँ ठीक है, बहुत मस्त एकदम लग रहा है, टहल रहा है, कोई काम नहीं है। बट जब वो घूमेगा, टहलेगा, है ना, कहीं भी जाएगा इस दुनिया में, बट वो धरती पर ही रहेगा, है ना। अब देखो पढ़ नहीं रहा है तो आप ये बोल भी नहीं सकते कि सर वो साइंटिस्ट बन के स्पेस में चला जाएगा, है ना, ये सब अलग बातें हैं। लेकिन अगर वो कहीं टहल रहा है, घूम रहा है, तो नॉर्मली कहाँ, अर्थ पे ही टहल रहा है, अर्थ को छोड़ नहीं रहा है, अर्थ से स्केप नहीं कर सकता। ये नहीं कि मंगल पे चला गया टहलने, है ना। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसी के अंदर ही रहते हैं, मेटल के अंदर, मेटल से बाहर हवा में नहीं चल सकते। मेटल के बाहर जो दुनिया है इनको स्पेस जैसी है ना, तो फ्री तो होते हैं, बट क्या होता है हमारा, इसी के अंदर ही रहते हैं, मतलब मेटल के अंदर ही क्या रहते हैं, मस्त एकदम टहलते घूमते रहते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। होपफुली आपको समझ में आ रहा है क्या है। देखिए अगर मैं एक कंडक्टर बनाऊं, सपोज ये हमारा एक कंडक्टर है ना, ये ठीक। अब कंडक्टर में क्या है, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, इसे चक्कर लगा रहे हैं, क्या रंगे, मस्त एकदम इसी में
पढ़े खूब घूमते टहलते हैं, है ना, खूब घूमते हैं, ठीक है। अब ये घूमते क्यों हैं? क्योंकि जैसे हमको खाने पीने के लिए अगर मिल जाए तो अपन क्या है, मस्त एकदम टहलेंगे घूमेंगे मस्त, है ना। खाना ना मिले तो संभव ही नहीं है ना, भूख के मारे कहाँ घूम पाएगा कोई। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन को भी घूमने टहलने के लिए कुछ चाहिए। तो घूमने टहलने के लिए जो इनको एनर्जी मिलती है वो मिलती है हीट से। किससे मिलती है? हीट से। अब हीट कहाँ से? इसका मतलब सर जब गर्म करेंगे तभी वो लोग वाइब्रेट करेंगे, नहीं। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो रूम टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर भी क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के लिए बहुत होता है। 25 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, उतने पे वो लोग एकदम मस्त एकदम वाइब्रेट करते हैं। किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। अब कंडक्टर के अंदर जो इनका मोशन होता है वो क्या होता है, एकदम रैंडम होता है। क्योंकि आपको पता है कि जो आदमी हमारा किसी काम का नहीं होता है वो कौन सा काम करेगा, वो इधर उधर टहलता ही है। उसी प्रकार से हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या करता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या करता है, रैंडम मोशन करता है। क्या करता है बाबू? रैंडम मोशन। रैंडम मोशन का मतलब है कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर कभी उधर। अच्छा, जब कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, तो जो इसका रिजल्टेंट या फिर नेट मोशन की अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर दिशा में, तो कितना हो जाएगा? सुन, क्योंकि अगर मैंने बोला कि इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाँ, अरबों इलेक्ट्रॉन्स। कोई इधर जा रहा है, मान लो इसके मोशन की वजह से इस पर्टिकुलर दिशा में थोड़ा सा करंट बना, तो दूसरा वाला क्या है, इधर जाके ऐसे कैंसिल कर सकता है इसको। उसी प्रकार से अगर ये इधर बनाना है तो दूसरा ऐसे कर देगा। तो कहने का मतलब है कि अगर ओवरऑल हम देखें कि इनका नेट मोशन किसी एक पर्टिकुलर दिशा में क्या है, तो आता है जीरो। क्या आता है? जीरो। तो हम लोग अगर बात करें कि अच्छा, जो हमारा ये नॉर्मल मोशन होता है, मैंने बोला कि किस लिए होता है बाबू ये रैंडम मोशन। रैंडम मतलब एक जिगजैग मोशन, मतलब इधर उधर जो मोशन होता है, ये किस वजह से होता है? थर्मल की वजह से। किसकी वजह से? थर्मल। टेम्परेचर इनको मिल रहा है, वही खा रहे हैं, उसी से अपना क्या है, इधर उधर घूम रहे हैं। इसीलिए इस वेलोसिटी का नाम जो होता है, जिस रैंडम वेलोसिटी का नाम होता है थर्मल वेलोसिटी। क्या नाम होता है? थर्मल वेलोसिटी। इसको हम लोग बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है बाबू, नॉर्मली जब कंडक्टर, क्या है कंडक्टर मतलब कोई भी मेटल, मतलब जब ये मत सोचो कि इसमें बैटरी का कनेक्शन जोड़ दिया, कुछ नहीं जोड़ा उड़ा है। नॉर्मली एक रॉड, मान लो एक रॉड होती है ऐसे खुला, ये भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है, रैंडम मोशन कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारा क्या है, रैंडम मोशन चालू है। मगर इसकी वजह से हमारा कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो तभी करता है जब क्या करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में चलते हैं। अगर पर्टिकुलर दिशा में चलेंगे तभी इनका क्या है, नेट मोशन कुछ आएगा, और नेट मोशन जब कुछ आएगा तभी हमारा क्या है, कुछ करंट बन पाएगा। अदरवाइज इनका करंट क्या हो जाएगा, जीरो। इसको आप समझने के लिए इस हिसाब से समझ सकते हैं, जैसे कि अगर कोई बंदा कुछ बनना चाहता है, मतलब पढ़ लिख के, मान लीजिए आप कल को आईएएस बनना चाहते हैं, ठीक है ना। तो आईएएस पढ़ने के लिए तुम अगर ये सोचो तुम आईएएस से हट के किताबें पढ़ो, है ना। जो मान लो तुम मैथोलॉजी पढ़ने लगे या फिर मेडिकल की पढ़ाई की किताबें पढ़ रहे हो, है ना, मान लो ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो आईएएस के सिलेबस में ही ना हो, है ना, तो क्या तुम आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे? शायद नहीं, शायद नहीं, पक्का नहीं, ठीक है ना। तो अगर हमें डॉक्टर बनना है, या फिर हमें इंजीनियर बनना है, या फिर हमें आईएएस बनना है, या फिर भी कुछ भी जो बनना चाहते हो तुम, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन की तुम्हें बुक्स और उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग तुम्हें स्टडी करना पड़ेगा, तभी तुम उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। अगर तुम दुनिया में सारी किताबें पढ़ो और सारा नॉलेज इकट्ठा कर लो, मगर तुम किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी ना करो, तो शायद तुम किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच नहीं पाओगे। वैसे तुम्हारे पास नॉलेज होगा, बट किसी एक पोजीशन तक आप पहुंच नहीं पाओगे। उसी हिसाब से यहाँ पे मोशन तो है, मोशन तो है, पर किसी पर्टिकुलर दिशा में मोशन ना होने की वजह से इनका जो नेट हमारा वेलोसिटी आता है वो क्या आता है, जीरो आता है, जिसकी वजह से इनके कारण कोई भी धारा हमारा बन नहीं पाती। मैंने बताया आपको, ठीक है ना। अच्छा, थर्मल वेलोसिटी को हम लोग कैसे दिखाते हैं बाबू, U1 U2 U3 से। किससे? मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन, मान लो n इलेक्ट्रॉन है ना, n इलेक्ट्रॉन, तो U1 U2, है ना, डॉट U1 ऐसे दिखाते हैं। अब अगर हम सब इलेक्ट्रॉनों की थर्मल वेलोसिटी का एवरेज ले तो कितना आएगा, मतलब कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई इधर इधर, मतलब इतना रैंडम मोशन है। अगर हम सबका एवरेज लें, है ना, सबका एवरेज लें, तो एवरेज हमारा जो आता है, जिसको हम लोग बोलेंगे U एवरेज, है ना, ये हमारा क्या है, थर्मल वेलोसिटी का एवरेज। अगर मैं बात करूँ U1 प्लस U2 प्लस U3 है, डॉट UN डिवाइड बाई जन, तो बाबू ये आता है हमारा शून्य। क्या आता है? शून्य। इसे समझना काफ़ी आसान है। देखो, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, किसी एक पर्टिकुलर दिशा में इनका कोई मोशन ही नहीं है। इसलिए हम लोग क्या बोले, इनका टोटल का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, जीरो। क्या आएगा? जीरो। क्या इनका, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी जीरो है। क्या अगर मैं स्पीड की बात करूं, स्पीड जीरो होगा? नहीं, स्पीड जीरो नहीं होगा बाबू। स्पीड और वेलोसिटी में फर्क है। देखिए, स्पीड तो इनमें है, स्पीड कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है, पर स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन, डिस्टेंस तो वही कर ही रहे हैं, मतलब इधर जा रहा है तो इधर, अगर मान लो यहाँ गया फिर यहाँ गया, तब पर भी इसमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, बट डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट, मान लो रैंडम मोशन को डिस्प्लेसमेंट क्या है, शून्य। अगर इधर गया फिर इधर आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शून्य, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है। खैर, होपफुली आपको समझ में आया होगा ये चीज़
मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि इनका नेट फ्लो किसी एक पर्टिकुलर दिशा में क्या है, शून्य है। मतलब कोई अगर इधर गति कर रहा है तो दूसरा वाला उसके अपोजिट में गति कर रहा है, जिसके कारण इनका टोटल अगर हम गति की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, शून्य। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का जो हमारा थर्मल वेलोसिटी का एवरेज होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, आगे देखते हैं। ठीक है, आगे कहानी ये है कि चलिए अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करके आगे बनाऊं कहानी, इसको जूम करके देखिए मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे हुए हैं बाबू, अपने एटम से क्या कर रहे हैं ये लोग, स्कैप कर जा रहे हैं, है ना, मतलब बाहर निकल जा रहे हैं। अच्छा, जिस एटम से ये लोग स्कैप किए हैं, जिस एटम से लोग बाहर आए हैं, उस एटम पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी भी तो हो रही है, मतलब कमी भी तो हो रही है ना। तो कमी होने की वजह से, तुम्हें समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होने की वजह से कहानी यूं होगी कि उन पे प्लस चार्ज भी आ जाएगा, है ना, उन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज भी आ जाएगा। अब जब प्लस चार्ज आ जाएगा तो पॉजिटिव आयन की तरह क्या रहेंगे, इसमें आराम से बैठे रहेंगे। अब देखिए जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं, खूब घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये लोग पॉजिटिव आयन की तरह क्या है यहाँ पे बैठे रहेंगे, ये पॉजिटिवली चार्ज आयन्स, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। इसको मैं जूम करके थोड़ा बनाऊँ इधर, है ना, कुछ पार्ट को। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसे मान लो यहाँ प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज प्लस चार्ज, ऐसे तमाम बिखरे होंगे क्योंकि तमाम इलेक्ट्रॉन निकले हैं अलग अलग एटम से, तो तमाम पॉजिटिव चार्ज भी रहेंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन ऐसे गति कर रहा है, ऐसे गति कर रहा है, ऐसे कभी इससे टकरा रहा है, कभी इससे डिस्टर्ब हो रहा है ना, ऐसे तमाम टकरा, रैंडम मोशन हो रहा है, तो टक्कर फक्कर होता रहेगा। अच्छा, टक्कर क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। क्या होता है, अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन चार्ज और पॉजिटिव चार्ज के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन। और जब अट्रैक्शन है, क्या है, अट्रैक्शन है, तो अगर ये गति कर भी रहा होगा तो क्या करा, इसमें क्या टकरा जाएगा, ठीक है ना। अब टकरा जाएगा, या फिर अगर टकराया नहीं तब पर भी इसके पास से गुजरेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, अफेक्ट होगी, क्या होगी, अफेक्टेड होगी। अब वेलोसिटी अफेक्ट होगी तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन टकराए फिजिकली, या तो आके लड़ जाए, या फिर इसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इसकी गति अफेक्टेड हो, दोनों ही केस को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन। कोलिजन का मतलब क्या हुआ बाबू, देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसमें टकरा गया तो भी, और इसकी वजह से गति इसकी अफेक्टेड हुई तो भी, दोनों केस को हम लोग बोलते हैं कोलिजन। क्या बोलते हैं, कोलिजन। क्यों, क्योंकि इसकी प्रेजेंस की वजह से ही इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है ना। अब देखिए चूंकि हमारा इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन, करोड़ों प्रोटॉन, अरबों इलेक्ट्रॉन, अरबों प्रोटॉन, मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारे पड़े हुए हैं, तो ऐसे तमाम टक्कर, भिड़ंत, लड़ंत सब क्या है, होता रहता है। तो इसमें एक टर्म आता है, क्या हमारा है, रिलैक्सेशन टाइम और फ्री पाथ। अब देखिए रिलैक्सेशन टाइम और फ्री पाथ होता क्या है, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक आया, ऐसे मान लो रैंडम मोशन कर रहा था और किसी पॉजिटिव चार्ज से क्या है, टकरा गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे टकराया, यहाँ से टकराने के बाद फिर दूसरी दिशा में भागना शुरू करेगा। अब दूसरी दिशा में जब भागेगा तो किसी और पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसमें ढेर सारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो किसी दूसरे से भी क्या है, टकरा सकता है। तो एक टक्कर के बाद दूसरी जब टक्कर हो रही, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम से आगत, मतलब एक के बाद एक जो आता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब एक के बाद, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, ठीक है ना। जैसे इसमें टकराया, फिर इसमें टकराया, अब इसके बाद और भी टकराएगा, बट हमें क्या है, दो कॉन्सिक्यूटिव लेना है ना, मतलब सक्सेसिव उसको बोलते हैं। सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, दो सक्सेसिव हमारा कोलिजन्स के बीच का जो समय होता है, जो हमारा समय होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, इसे रिलैक्सेशन टाइम बोलते क्यों है, देखो एक बार यहां टकराया, फिर एक बार यहां टकराया, इस बीच में किसी और से नहीं टकराया, है ना। मतलब बाबू एक बार टकरा लो, फिर आगे जाके फिर तुम्हें टकराना है, ठीक है ना। और इसके बीच का जो समय है उसमें तुम क्या कर लो, रिलैक्स कर लो। क्या कर लो, रिलैक्स कर लो। इसीलिए इसका नाम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। क्या है, मतलब दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है उसमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं श्रांति काल। क्या बोलते हैं, श्रांति काल, श्रांति काल, ठीक है ना। तो अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम की बात करूं, है ना, तो द टाइम, है ना, द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना, इज नोन एज क्या, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हिंदी में बात करें तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय होता है, दो क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली, है ना, एक बाद एक बाद, है ना। तो दो क्रमागत क्या है, टक्करों के बीच लगने वाला समय क्या कहलाता है हमारा, रिलैक्सेशन टाइम। क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है ना। और एक टर्म और हमारा क्या है, फ्री पाथ। फ्री पाथ को हम लोग बोलते हैं हिंदी में मुक्त पथ। क्या बोलते हैं, मुक्त पथ, ठीक है।
अब देखो यहीं से यहाँ से इसकी भी डेफिनेशन कैसे आएगी। देखो यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ हमारा रास्ता इसने तय किया होगा, कुछ डिस्टेंस भले ही कम हो गया है लेकिन कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया होगा। ये जो डिस्टेंस दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का क्या है जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं मुक्त पथ। क्या बोलते हैं? मुक्त पथ। अच्छा, इसका नाम भी देखो कैसे, फ्री। मतलब इस यहां से लेके यहां तक क्या है, फ्री है, किसी से टकरा नहीं रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ माने रास्ता, पाथ माने क्या है? ये रास्ता, मतलब यहां से लेके यहां तक का रास्ता क्या है? फ्री है, इसमें किसी और से टकरा नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? फ्री पाथ या फिर मुक्त पथ। मुक्त मतलब फ्री, ठीक है ना। तो अगर मैं यहां पे फिर से डेफिनेशन बोलूं फ्री पाथ की, है ना, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स इज नोन एज क्या? फ्री पाथ। क्या बाबू? फ्री पाथ। और क्या अगर हिंदी में बोले तो दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो दूरी होता है ना, जो डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। ठीक है। अच्छा, यहां तक समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट कर लो आराम से, ये बहुत पूछा भी जाता है, ठीक है ना। ये दोनों टर्म हमारा 1 नंबर 2 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की कहानी देखते हैं, ठीक है। आगे क्या आता है हमारा, चलिए अब अगर ये तो हमारी क्या है, जब हमने क्या है कोई भी इस पे ना पोटेंशियल लगाया है ना कहीं कनेक्शन दिया है ना, तो उसमें उस समय की कंडीशन है। इसीलिए क्या होता है कि आप अपनी साइकिल, है ना, जो आप अपनी साइकिल से या फिर अपनी बाइक से स्कूल जाते होंगे, है ना, तो आप देखते हैं उसमें भी हमारा क्या होता है? लोहे का पार्ट होता है, मतलब मेटल का पार्ट होता है। उसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या है? गति करते हैं। मैंने क्या बोला कि इसमें कुछ जोड़ा है, मैंने कोई वायर, कोई कनेक्शन, कोई वोल्टेज लगाया नहीं, फिर भी हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहे हैं। मगर इनका एवरेज अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो। क्या आ जाएगा? जीरो। जिसकी वजह से इनका नेट करंट भी क्या आ जाता है? जीरो। इसी वजह से आप अपनी साइकिल के रॉड को छुओ, या फिर आप यूं कह लो कि आप अपनी बाइक के लोहे वाले पोर्शन को छुओ, या फिर अपने घर के लगे कोई भी लोहे का खिड़की हो उसको भी छूते हैं, तो हमें क्या है? करंट का जो आभास है वो नहीं होता, है ना। जबकि वहां पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, तब पर भी क्यों नहीं होता? क्योंकि एवरेज हमारा क्या होता है? जीरो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा करंट बना भी रहा है तो उसके पड़ोस वाला क्या कैंसिल कर देता है, इसीलिए क्या होता है? नेट करंट क्या हो जाता है? जीरो। ठीक है। अब बात आती है कि अगर हम क्या करें? इसमें बैटरी कनेक्ट कर दें। क्या कर दें? बैटरी कनेक्ट कर दें, या फिर हम कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें, ठीक है ना। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का क्या तरीका है, कहीं ना कहीं से आपको वोल्टेज सप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, तभी तो बनेगा। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, ठीक है ना। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब साफ साफ क्या है बाबू? कहीं ना कहीं से आपने क्या करा है? बैटरी का इंतजाम किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ठीक है। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने लगाया यहाँ पे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है, इसका मतलब साफ साफ यहाँ पे बैटरी का कौन सा टर्मिनल है? पॉजिटिव, और इधर हमारा क्या है? नेगेटिव, ठीक है। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, कंडक्टर की लंबाई में मान लेता हूँ कितना है? L, ठीक है। और इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम है n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है ना। n इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 यूनिट वॉल्यूम अगर हम लें, है ना, मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीमीटर क्यूब, तो उसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या है कितना n है। अब आपको कई बार ऐसा लग रहा होगा कि यार n फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या आप बोल रहे हो मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में, और कभी मिलीमीटर क्यूब में, जबकि वो छोटा एक होगा, एक बड़ा होगा, एक बहुत बड़ा होगा, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा n का क्या होगा? वैल्यू भी तो होगा, है ना। अगर 1 मीटर क्यूब का है तो इसका n का वैल्यू ज़्यादा होगा, अगर सेंटीमीटर क्यूब है तो n का वैल्यू कम हो जाएगा, है ना। तो उसमें वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। बस इतना जान लो कि 1 मीटर जो हमारा 1 यूनिट वॉल्यूम होगा उसमें क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? n होंगे, चाहे वो मीटर क्यूब में हो चाहे सेंटीमीटर क्यूब में हो। n हमारा क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब ये है कि n का कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना। वेरिएबल का मतलब ये नहीं कि वो कंडक्टर में वेरी करेगा, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे जैसा हमारा बड़ा कंडक्टर लोगे तो n का वैल्यू बड़ा हो जाएगा, छोटा कंडक्टर लोगे तो छोटा हो जाएगा, तो उसके बारे में चिंता ना करें आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ देखिए, जैसे ही आपने बैटरी लगाया, है ना, जैसे ही आपने बैटरी लगाया, अब क्या होगा बाबू? अब इलेक्ट्रॉन लोग जो इधर उधर घूम रहे थे, है ना, इलेक्ट्रॉन लोग जो इधर हमारा बन के क्या है घूम रहे थे, अब सबको क्या करेगा? ये लाइन में लगाना शुरू करेगा। क्या करेगा? लाइन में लगाएगा। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल मेरे मन में आ रहा है। एग्जाम्पल ये है कि गांव में क्या होता है, जब बचपन में बच्चा स्कूल जाता है ना, तो गांव के बच्चे जो खेलने में मशगूल ज़्यादा रहते हैं, उनको स्कूल जाना क्या है? पसंद नहीं रहता है, ठीक है ना।
तो होता यूं है कि मम्मी लोग क्या करती हैं, ऐसे केसेस में हमको क्या है, प्यार से पहले समझाती हैं स्कूल चले जाओ, नहीं जाओगे तो सीधा क्या है, छड़ीले मुरीले भैया घसीटते हुए क्या है पहुंचा आती हैं, ठीक है ना। तो जो रैंडम मोशन होता है इलेक्ट्रॉन का, उसको समझ लो कि बच्चे का खेलना है, क्या है खेलना, क्योंकि जब वो खेल रहा होता है तो एक पर्टिकुलर दिशा में नहीं दौड़ता, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, उसका कोई मोशन नहीं, कब किधर भाग जाए, ठीक है ना। उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है। बट वो जैसे थोड़ा सा बड़ा होता है, जब हमारा स्कूल जाने का दिन आता है, तो हमारी मम्मी लोग क्या हो जाती हैं, पोटेंशियल इतना काम करती है। अब पोटेंशियल क्या करता है, पोटेंशियल बाबू इस हिसाब से करता है कि उसको पकड़ के स्कूल पहुंचा देता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मली क्या है, जाने लगते हैं स्कूल, एक दो बार में मान जाते हैं। कुछ होते हैं जो दर बेहर टाइप के होते हैं, स्कूल जाना ही नहीं चाहते, उनको झपड़िया डालो, मारो, घसीट के मारो। कुछ होते हैं जो नॉर्मली चले जाते हैं, कुछ होते हैं जो एक ही छड़ी में चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको भाई मम्मी लोग घसीटते हुए लेके जाते हैं ना, फिर भी छूट जाए तो कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं। कुछ तो ऐसे होते थे जो खंती बाहम कुछ जाते थे हमारे साथ और खेत में भी भाग जाते थे इस कदर की मतलब हद्दी होती थी, ठीक है। फिर हमारा ही दोस्त ज्यादा था, पढ़ के लेके आता था, ठीक है। तो ऐसी कहानियां होती थी बचपन में, ठीक है ना। और फिर फाइनली क्या है कि हम लोग क्या करते थे, स्कूल जाना शुरू ही कर देते थे, क्योंकि बिना गए तो छुटकारा होना नहीं है ना। तो मैटर ये करता था कि भाई ये कौन है, मम्मी तुम्हारी कैसी है ना। अगर मम्मी थोड़ा भाई नॉर्मल है, नहीं ज़्यादा डांटने वाली है, तो नहीं जा रहा है तो चलो कोई बात नहीं है, एक आध दो कंटा आप लगाए फिर घर रह गए। लेकिन अगर मान लो मम्मी तुम्हारी बहुत ज़्यादा डेंजरस है ना, कि नहीं उठा पटक देंगे, एकदम पहुंचा ही के छोड़ेंगे स्कूल किसी भी कीमत पे, मतलब वोल्टेज का वैल्यू क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, तो तुमको जाना ही पड़ेगा, तुमको जाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो जिस हिसाब से बच्चा हमारा स्कूल जाता है ना, जिस हिसाब से मम्मी उसको स्कूल लेके जाती हैं या पहुँचाती हैं, या फिर जाने में नौटंकी करता है, उसी हिसाब से हमारा इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, बहुत नौटंकी करता है। जब हम पोटेंशियल लगाते हैं तो धीरे धीरे क्या एक दिशा में चलना शुरू कर देता है। लेकिन क्या तुरंत एक दिशा में चलना शुरू कर देता है? बिल्कुल नहीं, अभी भी ये बदमाशी करता है। क्योंकि बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो इतना आसानी से स्कूल चले नहीं जाते हैं, ठीक है ना। हम अपने जमाने की बात बता रहे हैं, वहाँ उस समय भाई तो पक्का नहीं जाते थे। अगर घसीटते हुए भी मम्मी लेके जाती थी ना, तो कभी कभी वहाँ पे छूट के वो लोग फिर से भाग जाता था, कभी खेत में कभी बाह में, ठीक है ना। तो ऐसा कंडीशन होता है, आप देखेंगे कि उसका जो भागने का रफ्तार है इधर उधर वो काफी ज्यादा होता है, और स्कूल जाने के लिए क्या है, रफ्तार बहुत कम होता है। बिल्कुल इसी प्रकार से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के जो आगे बढ़ने की दिशा है ना, जो आगे बढ़ने की वेलोसिटी है वो काफी कम होती है। क्या होती है? कम होती है। और रैंडम मोशन करने की क्या होती है? काफी ज्यादा होता है। जिस प्रकार से मैंने क्या बोला, जिस प्रकार से छोटा बच्चा है घर में क्या है, अगर उसे खेल कूद मचाना, उछल कूद करनी है, खूब तेजी से करेगा। लेकिन भाई स्कूल जाने वाली बारी आएगा तो मुंह बना के बैठ जाएगा और जाना ही नहीं चाहता, ठीक है ना। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, जब रैंडम मोशन करता है तब इसकी गति मैंने कितना बताया था, 10⁵ या फिर 100 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना हमारा कहता है। 100 किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से क्या इधर तो रैंडम मोशन करता है। बट जब ये पोटेंशियल लगने की वजह से एक पर्टिकुलर दिशा में गति करना है ना, गति करना शुरू करता है, तो यूं एकदम मरीज की तरह चल रहा था, एकदम क्या है, मतलब बहुत स्लो स्पीड में चलता है। उस स्लो स्पीड का वैल्यू लगभग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। मतलब अगर आप देखें, है ना, अगर आप देखें मीटर पर सेकेंड, इसको अगर मैं मीटर पर सेकेंड में बदलूं तो यह जाएगा हमारा 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मतलब कितना अंतर है ना, अरबों का अंतर आ गया, ठीक है ना। मतलब इधर जब इधर तो घूमना था देखो कितना तेज भाग रहा था, लेकिन जब एक पर्टिकुलर दिशा में चलना पड़ा तो क्या हो गया, काफी कम हो गया। और ये आप नॉर्मली देख भी सकते हैं कि बच्चे जब स्कूल जाना होता है तो उतना खुशी से नहीं जाते थे, है ना। बचपन में क्या है, इधर उधर भागना होता था, बहुत तेज भागते थे, और एक पर्टिकुलर दिशा में जब जाना पड़ता था क्या है, बहुत कम स्पीड में जाते थे, ठीक है ना। बिल्कुल यही कहानी हमारा है इलेक्ट्रॉन की। अब क्या होता है, अब अगर वोल्टेज हमारा क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा लोग क्या करेंगे, एक दिशा में बहना शुरू कर देंगे और ज्यादा तेज गति से बहना शुरू करेंगे। और यही जो हमारा गति होता है इलेक्ट्रॉनों का एक पर्टिकुलर दिशा में वोल्टेज लगाने के बाद, क्या होता है, एक पर्टिकुलर दिशा में जो हमारा गति होता है इलेक्ट्रॉनों का, उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। देखो अपवाह का मतलब जो होता है बहना होता है। क्या होता है? बहना, ठीक है ना, बहना। या अपवाह का जो मतलब होता है क्या होता है, बहना। बहना मतलब बहन नहीं है, बहना मतलब फ्लो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है क्या है, एक पर्टिकुलर दिशा में क्या है, फ्लो करता है। क्या करता है? फ्लो करता है। देखो सनन सनन आराम से एकदम मस्ती में, जैसे हवा एकदम मस्ती में चलती है, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन भी क्या करता है, इधर एक स्लो मोशन में क्या है, आगे बढ़ता है। इस स्लो मोशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, अच्छा जैसे मैंने वोल्टेज लगाया तो एक दिमाग में आना चाहिए कि सर वोल्टेज में ऐसा क्या है जो इसको एक दिशा में चलाना शुरू कर देता है। देखो मेरे भाई,
जैसे तुमने वोल्टेज लगाया, वोल्टेज लगाने के बाद यहाँ पे बन जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये प्लस, देखिए प्लस टर्मिनल से जुड़ा है, ये माइनस टर्मिनल से जुड़ा है, तो ये हमारा एज अ प्लस प्लेट काम करेगा और ये हमारा एज अ माइनस प्लेट काम करेगा। अब प्लस प्लेट माइनस प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारा बन जाएगा बाबू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा तुम्हें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर क्या है, किसी भी चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन क्या है, सॉरी किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? फोर्स। और चूंकि चार्ज पार्टिकल हमारा ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे हमारा नेगेटिव आवेश होता है, तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन पर हमारा जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा फोर्स लगाएगा, है ना। एक सेकेंड, ये मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये है, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने क्या लगा, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या करेगा, इस पे फोर्स लगाया, किस दिशा में, इस तरफ। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्लस चार्ज माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, माइनस चार्ज को रिपेल करता है, तो ये इसको धक्का इधर दे रहा है और इसको ये खींच रहा है, तो इसी कारण ये क्या करेगा, इस दिशा में क्या करेगा, मोशन करना शुरू कर देगा। और इसके अंदर के जितने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसके अंदर गति करना शुरू कर देंगे। और मैंने बताया कि ये मासूमियत से मानने वाले नहीं है लोग, इतना मासूमियत से नहीं मानेंगे। अभी भी ये लोग इधर लड़ेंगे भिड़ेंगे, है ना, लड़ेंगे भिड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लड़ते भिड़ते आगे बढ़ना ही जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। सारे इलेक्ट्रॉनों का इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक पर्टिकुलर दिशा में मोशन जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलिए देखते हैं क्या होता है, ये फोर्स कितना लगता है ना। आपको पता है कि अगर एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हो या कोई चार्ज पार्टिकल क्यू रखा हो, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू इंटू ई। कितना लगता है, क्यू इंटू ई। क्यू हमारा उस चार्ज पार्टिकल का आवेश है और ई हमारा क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसमें वो रखा गया है। और अगर मैं दिशा की बात करूं तो फोर्स की दिशा हमारी क्या होती है, अगर ऋणात्मक आवेश है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट दिशा में चार्ज मतलब फोर्स लगेगा, और अगर वो पॉजिटिव चार्ज है मतलब धनात्मक चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में ही क्या लगेगा, बल लगेगा। इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान है। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है दिशा किधर है किधर नहीं है, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो ये ऐसे मान लो कि ये जैसे प्लस प्लेट है, ये हमारा माइनस प्लेट है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो प्लस वाला क्या करेगा, खींचेगा। साफ साफ बात। तो ये किधर आ रहा है, इस दिशा में, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। समझ में आई नहीं है? तो ये तरीका है समझने का और याद करने का, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे Q को क्या लिख सकता हूँ, E इंटू ई, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, E से। अच्छा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन में मास भी तो कुछ होता है ना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, ठीक है। और हमने 11th में और 9th में पढ़ा है न्यूटन सेकेंड लॉ, है ना, कि अगर हम किसी भी पार्टिकल पे क्या है, फोर्स लगाते हैं तो उसमें एक्सीलरेशन होता है। क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। तो एक्सीलरेशन यहाँ पर भी होना चाहिए, ऑफकोर्स होगा, ठीक है ना। तो मान लेते हैं अगर हम ये फोर्स की वजह से, Q इंटू ई फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन में हमारा ए एक्सीलरेशन आता है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ बराबर एम इंटू ए, है ना। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पर, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स जो ई लग रहा है उसकी वजह से एक्सीलरेशन ए आता है, तो हम एफ बराबर एम इंटू ए लिख सकते हैं, जहाँ पे एम हमारा क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। अच्छा, तो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन का एक्सीलरेशन निकल के आ जाएगा कितना, ई बाई ई डिवाइड बाई, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर से एक चीज़ आता है भाई, तो यानी इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है, एक्सीलरेट कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है, एक्सीलरेट कर रहे हैं, किस दिशा में, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट हकीकत ऐसी है, हकीकत ये है कि देखिए एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। एक्चुअली ये लोग मिला जुला के क्या है, एक समान गति से चलते हैं, जिसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। होता यूँ है, कहानी यूँ है कि ये इलेक्ट्रॉन है मान लो, है ना, और इसके अंदर मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव आयन जिनको हम बोलते हैं, जहाँ से निकले रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या है बाबू कि हमारा इलेक्ट्रॉन जब इस दिशा में गति करता है तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करेगा तो जो एक्सीलरेशन हमारा ए बराबर, है ना, ए बराबर ई बाई ई डिवाइड बाई एम हुआ है, ठीक है ना। तो जब एक्सेप्ट करता है तो इससे भागना चाहेगा, ठीक है, जोर से। तो जो हमारा ये प्लस चार्ज है इसको क्या करता है, अपनी तरफ खींच लेता है। ये अपनी तरफ खींचता है, कभी कभी ये कोलिजन हो जाता है, नहीं तो ये इसकी वजह से इसकी गति क्या होगी, अफेक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, अफेक्ट हो जाती है। अरे भाई जैसे तुम ही जा रहे हो, है ना, कोई तुम्हारा साइकिल पर खींच ले तुमको, है कि नहीं, या फिर तुम्हारे परिचित का कोई मिल जाए, या फिर तुम्हें कोई ऐसा दिख जाए जिसको देख के तुम्हारा मन कर ले ब्रेक मार ही ले, तो ऐसे केसेस में हमारा क्या होगा, तुम्हारी वेलोसिटी क्या होगा, डाउन होनी है, ठीक है ना। तो वही चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि प्लस चार्ज हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पे क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो थोड़ा बहुत अट्रैक्ट किया था, सॉरी जो थोड़ा बहुत एक्सीलरेट किया था, वो फिर से क्या हो जाएगा, डिक्सलेशन में हमारा क्या है, बदल जाएगा, रिटार्डेशन में बदल जाएगा, फिर से इसकी गति क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी। तो ओवरऑल हमारा होता यूं है कि ऐसा फील होता है कि जैसे इसमें एक्सीलरेशन हो रहा है,
पर एक्सेशन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें लगातार कोलिजन होते रहते हैं अप पर भी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आयन अप पर भी है, ठीक है ना। भले इलेक्ट्रॉन अब उस एक पर्टिकुलर दिशा में फ्लो करना शुरू किए हैं, लेकिन कोलिजन पूरा बंद नहीं हो जाएगा, है ना, कोलिजन अभी भी होता रहेगा। और कोलिजन की वजह से जो इसमें थोड़ा बहुत एनर्जी का मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है, जो एक्सीलरेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। और फिर से इस पे ये लोग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा और फिर ये धीरे धीरे क्या करेगा, एक दिशा में बढ़ना शुरू करेगा। और इसी हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक धीरे धीरे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर दिशा में मोशन करते हैं। और इस वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से लोग धीरे धीरे मोशन करते हैं, उसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। क्या बोलते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह वेग। सचिन तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, सच्ची, वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या है हमारा, धीरे धीरे क्या हो रहा है बाबू, आगे बढ़ता शुरू करते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुगमन वेग या फिर अपवाह वेग। समझ में आया? चलिए, तो ये रहा हमारा अनुगमन वेग अपवाह वेग। चलिए देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी होती है, अनुगमन वेग अपवाह वेग की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना। तो उसको कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पे मैं बताता हूँ। यहाँ दिख रहा है, यहाँ इस तरफ ये वाला। चलो अब देखो, मान लो क्या है, तमाम इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स है ना। मैं एक इलेक्ट्रॉन की अगर बात करूं, मान लो कोई इलेक्ट्रॉन हमारा यूं है, ठीक है, ये हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और ये गति करना शुरू करता है, ऐसे हमारा लड़ते भिड़ते है ना, आगे बढ़ रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। मान लो इसका जो वेलोसिटी है u1 है, और ये हमारा जब फोर्स लग रहा है क्या हमारा, ये बराबर E इंटू ई, तो उसकी वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है a। और जो इसका हमारा समय लग रहा है यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, उसको मतलब टाउ 1। और जस्ट बिफोर द कोलिजन इसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, v1, ठीक है ना। तो u v a टाउ में हमारा एक रिलेशन होता है गति के नियम, न्यूटन के समीकरण। गति के पहले समीकरण से हम लोग क्या लिख सकते हैं, v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है ना। अब ये v किस लिए आया है, v हमारा आया है ड्यू टू द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर अप्लाइड वोल्टेज, है ना। वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से ही तो हमारा क्या हुआ, एक दिशा में गति करना शुरू कर रहे हैं। और एक दिशा में गति क्यों कर रहे हैं, ड्यू टू द एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्यों आ रहा है, ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से एक्सीलरेशन हो रहा है। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पर्टिकुलर दिशा में मोशन करना शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का अगर मैं बात करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v1 बराबर u1 प्लस ए टाउ 1, ठीक है ना। जहाँ पे हमारा v1 क्या है, इसका फाइनल वेलोसिटी है एक्सीलरेट होने के बाद ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और u1 हमारा क्या है, थर्मल वेलोसिटी, जिससे लोग रैंडम मोशन कर रहे थे पहले शुरुआत में ही, है ना। और टाउ 1 क्या है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का हमारा समय है, और ये हमारा एक्सीलरेशन है। इसी प्रकार से हम तमाम कणों की बात करें, तमाम इलेक्ट्रॉन कणों की बात करें, तो v2 हमारा हो जाएगा u2 प्लस ये टाउ 2, है ना। v3 हमारा हो जाएगा u3 प्लस ये टाउ 3, एंड सो डॉट डॉट करते करते हम क्या करेंगे, vn, है ना, बराबर हो जाएगा un प्लस ये टाउ, ठीक है। इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, सारी जो हमारे तमाम यन कण हैं उनका हम लोग क्या करेंगे, एक्सीलरेशन के बाद की जो हमारा वेलोसिटी है उसको हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अब यन इलेक्ट्रॉनों का, है ना, एक्सीलरेशन के बाद यन इलेक्ट्रॉनों पर, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पे तो ये फोर्स लग रहा होगा ना। अब मन में एक चीज़ और आना चाहिए इस लेवल पे कि ये आपने u1 कर दिया, v1 कर दिया, टाउ 1 कर दिया, है ना, ये सब तो 1 फिर 2 3 4 ऐसे कर रहे हैं, मगर आप a को क्यों नहीं a1 a2 a3 कर रहे हैं, है ना। ये चीज़ आना चाहिए कि आप a को आखिर a1 a2 a3 क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि आपने v1 को v1 कर दिया, v2 कर दिया, u1 को u1 u2, टाउ 1 को टाउ 2 टाउ 3 कर दिया, लेकिन a को आपने a1 a2 क्यों नहीं किया। देखो मेरी बात सुनो, a1 हमारा क्या है बाबू, ये अलग है। ये हमारा क्या, देखो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लगाया तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हर इलेक्ट्रॉन पे ना काम कर रहा है। इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ऐसा तो है नहीं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बोला कि नहीं 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 हम तुम्हारे ऊपर ज्यादा लगाएंगे, अकय वाले के ऊपर कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, कम फोर्स लगाएंगे, ऐसा होगा नहीं, सब पे बराबर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे एक समान रूप से लगा हुआ है, तो सब पे फोर्स भी बराबर लग रहा होगा। और जब सब पे फोर्स बराबर लग रहा है तो सब पे एक्सीलरेशन भी बराबर होगा। क्यों, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे एक समान है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबके सब इलेक्ट्रॉन है ना, तो सब पे आवेश भी समान होगा, और सबके सब इलेक्ट्रॉन है, सब पे मास भी क्या होगा, समान होगा। तो ये हमारा किस बात पे डिपेंड करेगा, ई पर। तो ई जब सब पे एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड लगा है तो त्वरण भी हमारा क्या होगा, एक समान होगा। अच्छा, अब मन में आ रहा होगा तो u1 u2 u3 कैसे अलग अलग हो जाएंगे, टाउ 1 टाउ 2 कैसे लगा। देखो मेरे भाई, आप इसको इस हिसाब से समझ सकते हैं कि देखो जैसे क्या है कि v1 v2 u1 u2 कैसे अलग होगा। देखो अभी इलेक्ट्रॉन को तुम इस हिसाब से समझो कि मान लो एक मेला है ना,
मेला आप देख जानते होंगे, गाँव में लगता है। मेले में अगर मान लो बाई डिफॉल्ट ऐसा हो जाए, मेले में देखो किसी के जो मोशन होता है कोई पर्टिकुलर दिशा नहीं होता है। जिसका मन का है चाट खा ले, जिसका मन का है फुल्की खा ले, जिसका मन का है जलेबी वाली दुकान पे है, जिसका मन का है केला ले, जिसका मन का है खिलौना ले। किसी का एक पर्टिकुलर नियम नहीं है कि कौन इधर ही जाएगा, है ना। ऐसा कभी हुआ है कि नहीं, चलो सब लोग मेले में फुल्की की दुकान पे लाइन में लग जाओ, जलेबी की दुकान पे लाइन में लग जाओ, ऐसा होता है? कभी नहीं, ऐसा नहीं होता। सब के सब क्या है, फ्री हैं। किसी का मन कर रहा है जलेबी लेने का, किसी का मन कर रहा है गोलगप्पा खाने का, जो मन करे तो खाओ। घर की खेती है भैया, मेला इसीलिए तो मेला होता है, ठीक है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत तो होती नहीं वहां पे। उसी प्रकार से हमारा क्या होता है यहाँ पे, जो और एक चीज और है, मेले में सबकी गति भी अलग होती है। कोई दौड़ के देख रहा है, कोई धीमे धीमे चल रहा है, कोई बैठ के एक जगह रुक जा रहा है। तो कोई एक स्पेसिफिक मोशन नहीं है किसी का, है ना। जिसका जैसे मन गए वैसे जा सकता है, वहां पे कोई मनाही नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है, सबका अलग अलग, मतलब ये जब मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया तुमने, तो U1 U2 U3 क्या है, मेले में जैसे आदमी बिखरा होता है, कोई अलग अलग गति से चल रहा है, अलग अलग दिशा में चल रहा है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन हमारा क्या अलग अलग दिशा अलग अलग गति से चलता है। इसलिए क्या है, इसकी जो थर्मल वेलोसिटी है वो अलग अलग होती है। दूसरी बात, τ1 τ2 τ3 अलग कैसे हो सकता है। देखो सपोज कि ऐसा हुआ कि मेले में कोई मतलब दंगा टाइप का हो गया और मान लो लोग भागना शुरू कर दिए, है ना। अब भागना शुरू कर दिए तो होगा क्या, आदमी टकराएगा, क्योंकि भीड़ वहां पे ज्यादा रहता है। तो जब दंगे में टकराएगा आदमी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं कि एक आदमी पड़ोस वाले से टकराया उसके बाद उसके जस्ट पड़ोस वाले से ही टकराएगा। ऐसा तो कोई नियम है नहीं कि नियम बताएगा कि नहीं मेले में अगर इससे टकराए तो अगला वाला आदमी एकदम गिन के 1 मीटर पे उससे टकराना, दूसरे टकराएगा बेटा खोपड़ी फोड़ देंगे, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। भागो, कोशिश तो आदमी यही करता है भैया बच जाएं, नहीं तो लाठी पड़ जाएगा, खोपड़ी खुल जाएगा खाम का, ठीक है। तो आदमी क्या है, भागता है। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो समय है क्या है, अलग हो। मतलब तुम ही पहली बार भागना शुरू किए, जुड़ते टकरा गए, फिर अगली बार भागे फुर्र से हाँ पहुंच गए और बहुत दूर जाके टकराए। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसीलिए रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ मेलों में बड़े चालाक होते हैं, बहुत जोर भाग जाते हैं सब, है कि नहीं, वो किसी नहीं टकराते। तो उसी हिसाब से हमारा क्या होता है, तो टक्करों के बीच का जो समय होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अच्छा एक चीज और दो, जौन ज्यादा दूर तक भाग जाएगा उसकी स्पीड भी तो ज्यादा हो जाएगी। मान लो तुम भागे दरिया टकरा गए, तुम्हारी स्पीड फिर से डाउन हो जाएगी। इसीलिए क्या होगा, स्पीड मतलब एक्सीलरेट करने के बाद भी जो हमारी तुम्हारी गति है क्या है, अलग हो सकती है। क्या हो सकती है, अलग। जरूरी नहीं कि सबके क्या है V1 V2 सब अलग हो, क्योंकि अगर मान लो तुम जैसे बाइक चला रहे हो, कोई बाइक ले गए ही दरिया लड़ गए तो कैसे भगा पाओगे, अकेला वाला बहुत जोर दूर तक लेके चला गया, ठीक है ना। तो जो दूर तक जाएगा वही गाड़ी को ज्यादा एक्सीलरेट कर पाएगा, ठीक है ना। यही कहानी। इसीलिए हमारा जो V1 V2 V3 सब क्या अलग होता है, क्योंकि हमारा किसी को ज्यादा समय मिला है तो ज्यादा तेज स्पीड पकड़ लेगा, किसी को कम मिला है तो कम समय पकड़ लेगा। बट फोर्स सब पे अलग क्या है, समान लग रहा है। फोर्स क्या है, सब पे समान लग रहा है। जैसे पुलिस वाला अगर तुमको डंडा खींच के मार रहा है तो गिन के थोड़ी मारेगा, नहीं सचिन तुम हो, अच्छा तुम हो, तुमको धीरे से मारेंगे। वो खींच के मारता है लगा तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बच गए। जो नजदीक रहता है उसको जोर से लगती है, जो दूर है उसको तेज लगेगा, ठीक है ना। और खींचता उतना ही तेज है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स सब पे बराबर ही लगाता है। फोर्स क्या है, सब पे बराबर ही लगाता है। अब और पाने वाला है वो कहाँ पे है, नजदीक है बहुत जोर लगेगा, दूर है तो कम लगेगा, समझे, ये चीज है। इसीलिए क्या है, एक्सीलरेशन सबके लिए क्या है, एक समान है। मतलब जो लाठी चल रही है वो सबके लिए एक समान स्पीड से ही मार रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए क्या है, एक्सीलरेशन का मान अलग है, ठीक है। और अभी समझ में आ गया होगा आपको कि हमारा τ1 V1 U2 सब ये सब अलग क्यों होता है, ठीक है। चलिए अब मैं थोड़ा सा इसको मिटाता हूं, ठीक है ना, तब मैं यहाँ पे लिखूंगा वो चीजें, तब आप समझ पाओगे क्या है एक्चुअली कहानी। अब क्या है, देखो अब होता है जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या होता है, एक्सलेट मतलब फोर्स लगने के बाद जो एक्सलेशन हुआ उन सब का जो एवरेज होता है, जैसे V1 V2 Vn डिवाइड बाई n, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, सब पे फोर्स लगा, उस फोर्स की वजह से सब इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे धीरे एक पर्टिकुलर दिशा में क्या है, चलना शुरू किए। उन सब जो बाद में देखो ये एक्सीलरेशन के बाद ही ना स्पीड आई है, ये एक्सीलरेशन के बाद ही ना स्पीड आई है, ये V1 V2, इन सब का जो एवरेज होता है वही हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है, सबके सब क्या है, थोड़ा थोड़ा योगदान करते हैं, सब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे धीरे लड़ते भिड़ते धीरे धीरे एक पर्टिकुलर दिशा में क्या है, ऐसे लड़ते भिड़ते आगे क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे क्या है, बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। लड़ते भिड़ते धीरे धीरे आगे बढ़ना जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग, अपवाह वेग या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या होता है, हमारे करोड़ों इलेक्ट्रॉनों का एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज, ठीक है ना। चलिए तो सबका एवरेज हमारा क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
तो अगर मैं यहाँ से v1 v2 v3 का वैल्यू यहाँ से उठा के मैं यहाँ पे रखूँ, यहाँ से उठा के मैं क्या करूँ यहाँ पे रखूँ, तो एक्सप्रेशन कैसा हो जाएगा देखो, v1 की जगह लिख सकता हूँ मैं u1 प्लस a टाउ 1 और v2 की रखूँ कितना u2 प्लस a टाउ 2 जो यहाँ पे सबने निकाला है ना, एंड सो डॉट डॉट un प्लस a टाउ n डिवाइडेड बाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ देखो, सब u1 u2 u3 को, ये जो थर्मल वेलोसिटी है उनको एक तरफ ले लेता हूँ, तो u1 प्लस u2 है ना प्लस दो डॉट un डिवाइड बाई n प्लस a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट a टाउ n डिवाइड बाई क्या करता हूँ, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अब हमें पता है कि जो, अच्छा ये आया कैसे, देखो ये कैसे आया, देखो मैंने क्या करा, u1 प्लस u2 प्लस u3 है ना प्लस a टाउ 1 a टाउ 2 a3, इनके जो डिनोमिनेटर है उनको क्या सेपरेट कर दिया। देखो ये कैसे किया मैंने, देखो जैसे मान लो ये है a प्लस बी बाई सी, ऐसे है ना, इसको हम लिख सकते हैं a बाई सी प्लस b बाई सी, है ना, बचपन में सब सीखे होंगे, इसको बोलते हैं सेपरेशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, हरों को अलग अलग कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, क्या है एवरेज थर्मल वेलोसिटी, जो कि मैं पहले ही बता दिया था कितना होता है, जीरो, कितना होता है जीरो। और यहाँ पे देखो क्या है, ये हमारा कॉमन है, ये हर जगह है, तो ये कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइड बाई क्या, ठीक है। अच्छा इस चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस चीज़ को मैं लिख सकता हूँ a, है ना, और इसको टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 टाउ n डिवाइड बाई n को हम लिख सकते हैं टाउ एवरेज, क्या लिख सकते हैं टाउ एवरेज, है कि नहीं। तो यहाँ से जो हमारा vd आ गया है ना, vd मतलब बीड़ी धरेले जिगर से पिया, वही वाला vd, ठीक है ना, नहीं वो वाला vd नहीं, ये vd का मतलब हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्या नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर मैं बोलूँ यहाँ से, तो vd बराबर हमारा निकल के आएगा क्या, a टाउ एवरेज, ठीक है ना, और यहाँ से ए टाउ एवरेज को मैं टाउ ही बोलता हूँ, है ना, टाउ मान लो, टाउ मैं लिखूंगा, टाउ एवरेज समझ लेना सब लोग, है ना। तो यहाँ पे मैं, अरे यार एवरेज बार बार लिखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत होगा, है ना, फिजूल है, तो इससे क्या है हम टाउ को टाउ एवरेज समझ लेते हैं। और ए का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दो, कितना है ई बाई एम, ई बाई एम टाउ, टाउ मतलब टाउ एवरेज, ठीक है ना, ये हमारा है vd, क्या है बाबू vd या फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर तुम्हें वोल्टेज के टर्म में लिखना हो तो एक कॉन्सेप्ट में जल्दी से बता दो, ये मान लो हमारा क्या है, एक वायर है, ठीक है ना, और इसके जो लंबाई है l है, और इसके टर्मिनल के बीच जो हमारा वोल्टेज है वो कितना है v है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई बराबर हमारा होता है, ई बराबर होता है बाबू क्या, तुमने पोटेंशियल जो हमारा वो वाला चैप्टर है कैपेसिटर वाला, उसे पढ़ा होगा, ये चीज़ कैपेसिटर में पढ़ा था ना, यूट्यूब पे मैंने नहीं डाला है बट मैं क्लास में पढ़ाया हूँ ये चीज़, है ना। तो यहाँ से ई बराबर कितना हो जाएगा v बाई एल, क्योंकि मैंने क्या बताया था, ऐसे कैपेसिटर होता है, मान लो ये प्लस प्लेट है ना, ये माइनस है, इनके बीच की दूरी d है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E, अगर इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो ई वी डी में जो रिलेशन होता है, ई बराबर क्या होता है v बाई डी, याद है, हाँ भाई भाई ठीक है। और यूट्यूब पे जो देख रहा है वो लोग भी पढ़ा होगा यार, स्कूल में तो मैं पढ़ाता ही हूँ, ठीक है। देखो और जो लोग नहीं पढ़ा है उनको मैं फिर से अपलोड कर दूंगा यार, टेंशन काहे ले रहा हूँ, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेने का, मैं कैपेसिटर वाला जो वीडियो है उसको अपलोड करूँगा, पहले इसको देखो। तो यहाँ पे क्या है हमारा vd, है ना, vd बराबर हम लिख सकते क्या, यहाँ से मैंने क्या बोला, ये देखो ई, चूंकि लंबाई इसकी l है, तार की लंबाई हमने क्या माना था, l माना था, तो उसके क्रॉस जो हमने बैटरी लगाई थी उसका विभव कितना था, v था, तो उसके टर्मिनल की वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, v बाई l होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे e, और e की जगह हम क्या लिखेंगे v बाई l, तो v हमारा क्या है वोल्टेज बाई एम एल, ठीक है भैया, ये हमारा vd मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना, ये vd अलग अलग मत समझना, है ना, दोनों एक साथ है। जैसे तुम्हारा नाम है ना, तुम्हारा नाम क्या है, सचिन, हाँ सचिन के साथ अगर कोई टाइटल हो तो सचिन जो भी है, ठीक है ना, वो दोनों, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। तो होपफुली आपको जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो समझ में आया होगा, रिलैक्सेशन टाइम है वो समझ में आया होगा, और फ्री पाथ क्या है वो समझ में आया होगा, है ना।
तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा बाबू कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो ऐसे भी काफ़ी बड़ी हो गई है ना। तो अपना ख्याल रखें, सीखते रहें, स्वस्थ रहें। और का नाम जान जाओ भाई, क्या है पहले, गगन, एकेडमी है ना, गगन एकेडमी, ठीक है ना, डमी नहीं डेमी, गगन एकेडमी, ये मेरा चैनल का नाम है। और आप यूट्यूब पे इस नाम से अपने दोस्तों को बोलें, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, या फिर लिंक शेयर भी कर दें, है ना। आप देखिए पूरा का पूरा वीडियो मस्त एकदम, मैं पूरा का पूरा फेस धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अगर आपको लगता है कि सही मैं बढ़ाता हूँ, ठीक है ना।